हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अपराजिता। शाम का वक्त था। मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। तभी मोबाइल पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया। पढ़ाने की धुन में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। ट्यूशन खत्म होते ही जैसे ही मोबाइल चेक किया तो पाया कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज पड़ा हुआ है। नंबर तो सेव नहीं था, पर आखिरी 3 डिजिट से मैं समझ गई यह नंबर सुनील का ही है। मैसेज में एक निमंत्रण पत्र था। गृह प्रवेश की सूचना थी। जैसा आजकल इनविटेशन का फैशन हो चला है ना, बिल्कुल वैसे ही एक कार्ड और सभी जानने वालों के लिए फॉरवर्डेड मैसेज। खैर, इससे परेशानी नहीं थी। मैं ये सोच रही थी कि आखिर इतने सालों बाद अचानक सुनील को मेरी याद कैसे आ गई जो उन्हें मैसेज करना पड़ा। सवाल यह भी था कि उन्हें मेरा नंबर मिला कहाँ से। सोचा, बहुत सोचा। फिर सोचा कि हर घर की लंका में कोई ना कोई विभीषण तो होता ही है। जुगाड़ लगा लिया होगा मेरे नंबर का। वैसे भी सुनील और जुगाड़ एक ही सिक्के के दो पहलू ही तो थे। मेरी शादी सुनील से तब हुई जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट ही किया था। मन तो मेरा और भी पढ़ने का था, नौकरी करने का था, पर पापा चाहते थे कि बेटी की शादी हो जाए, तब जाकर वो अपने घर में बहू लाएं। भैया की उम्र भी शादी लायक हो गई थी, कमाने भी लगे थे भैया। सरकारी नौकरी के बाद से रिश्तेदारों का भी बहुत प्रेशर था कि अभय की शादी हो जाए। रोज कोई ना कोई तस्वीर, कुंडली डाक से घर के पते पर पहुंच जाते और माँ उन्हें बढ़िया से सहेज कर प्लास्टिक के पैकेट में संभाल कर डाइनिंग टेबल के कोने में रख देती। कहती, पहले मिली की शादी ठीक हो जाए, फिर देखते हैं दुल्हन अभय के लिए। मेरे लिए सुनील का रिश्ता भी खुद पैदल चलकर ही आया था। पापा मेरे सम्राट डॉक्टर थे, काफ़ी नाम और शोहरत थी। डॉक्टर साहब के नाम से जाने जाते। सजातिया होने के कारण भी पापा ने कुछ खास असहमति नहीं दिखाई। थोड़ा बहुत पता किया सुनील और उसके परिवार के बारे में। सुनील का परिवार भी बहुत संपन्न था, कमी किसी बात की नहीं थी, और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह था कि लोकल थे। मैं ब्याह कर भी उसी शहर में रहने वाली थी जहाँ मेरा मायका था। माँ पापा खुद भी नहीं चाहते थे मन से कि उनकी इकलौती बेटी उनकी नज़रों से ज़्यादा दूर जाए। आखिरकार हमारी शादी हो गई। शुरुआत के 6 महीने तो हमारे सपनों की दुनिया वाले बीते। ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे कभी भी कि मैंने अपने माँ पापा का घर कभी छोड़ा भी है या किसी और के घर में आ गई हूँ। सब कुछ राजश्री की एक फैमिली सिनेमा की तरह ही था। सास ससुर देवर सब लगे रहते मेरे आवभगत में। सेवा सत्कार तो मेरा तब और बढ़ गया जब ससुराल वालों को पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। शादी के 1.5 सालों के अंदर ही मैं माँ भी बन गई। स्वाति मेरी गोद में खेलने लगी। सुनील भी बहुत खुश थे, पर मेरी सास की खुशी कभी दिखी नहीं मुझे। अचानक से मेरे प्रति सास के बदले व्यवहार ने मुझे अचंभित कर दिया, पर संतोष रहता। चलो, सुनील तो है साथ मेरे, धीरे धीरे सब ठीक हो ही जाएगा। दरअसल मेरी सास की मुझसे एक पोते की उम्मीद थी। हालांकि उन्हें कभी अपनी जुबान से यह बात मुझे नहीं बताई, फिर भी ऐसी बातों को महसूस करने में वक्त ही कितना लगता है। समय बीता, स्वाति बड़ी होने लगी। तब तक भी सब कुछ नॉर्मल हो रखा था। 2 साल हो गए। स्वाति के रूप में सुनील को जो गुड़िया मिली थी, सुनील भी अपनी गुड़िया के साथ खेलते। छुट्टी के दिन कांधे पर बैठाकर पूरा मोहल्ला घुमाते। कभी कभी तो स्वाति को अपने साथ अपने शोरूम भी ले जाते। अच्छा लगता है ये सब। हमने तय किया कि अब दूसरे बच्चे के बारे में भी सोचा जाए। सुनील को ही हड़बड़ी थी, या यूं कहें मेरी सास को जल्दीबाजी थी तो गलत ना होगा। खैर, जो भी था, मैं दोबारा प्रेग्नेंट हुई और इस बार फिर से मेरी आप भगत पहले से ज़्यादा होने लगी। पर हुआ वही जिसका मुझे डर था। इस बार सृष्टि आई मेरी गोद में। मेरी सास ने जैसे ही सुना, मेरी तरफ देखा तक नहीं। मेरी खुद की माँ मुझे हॉस्पिटल से मेरे ससुराल तक पहुँचाया। साथ में सुनील भी थे, पर उनका बुझा हुआ चेहरा बता रहा था कि इस बार वो बिल्कुल खुश नहीं है। इस बार उन्हें 2 बेटियों के बाप बनने से सख्त ऐतराज था। षष्ठी के आने के बाद से मुझे वास्तव में जिंदगी के मायने पता लगने लगे। रोज की किचकिच, बात बात पर क्लेश मेरे लिए डेली रूटीन बनकर रह गया।
कभी किसी से खुलकर चर्चा तो नहीं की, पर वजह सबको पता थी और सब बड़े घर की प्रतिष्ठा में अपने प्राण बचा रहे थे। सुनील का व्यवहार भी पहले से और भी खराब हो गया। मैंने इसे अपनी नियति समझा और सब कुछ ऊपर वाले के साथ साथ वक्त पर भी छोड़ दिया। माँ पापा आते मिलते अपने दामाद बेटी नातिन और बाकी लोगों के लिए तोहफे लेकर और चले जाते। कभी कभी आप चाहकर भी किसी से कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि आपको जग हंसाई का भी डर रहता है। लगभग लगभग यही हाल मेरे भी थे। तकलीफ बहुत थी, पर शायद शब्द नहीं मिल पा रहे थे कि किसी को कुछ भी बता सकूं। बेटे की लालसा वैसी की वैसी बनी रही। घर में बेटे के लिए ना जाने कितनी बार और प्रेग्नेंट होना था, पता नहीं था। अब तो सुनील किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल ही नहीं थे। और बेटियां नहीं चाहिए थी उन्हें। जान पहचान के क्लिनिक में जांच करवाया तो पता चला कि बेटी है। अबॉर्शन करवा दिया। पहली बार तो मैंने विरोध नहीं किया, सोचा चलो क्या कर सकते हैं। दरअसल करना और कहना तो चाहती थी, पर हिम्मत ना जुटा पाई। माँ पापा का चेहरा सामने आ गया। लोक लाज इज्जत प्रतिष्ठा का पहाड़ा भी मन में दोहराया, लेकिन मुझे क्या पता था, ये तो महज शुरुआत थी। फिर कुछ सालों बाद यही कांड दोहराया गया। पहले शरीर घायल था और अब आत्मा व्यथित हो रही थी। चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, पर आसपास कोई नहीं दिख रहा था। एक अदद चेहरा, एक ऐसा कोई इंसान जो मेरी आवाज़ सुने और मेरी मदद कर सके। जब तीसरी बार मेरा ऑपरेशन हुआ तो हॉस्पिटल में ही सास ने मेरी घर वापसी से इनकार कर दिया। कहा, सुनील अब इस बार इसे घर वापस लेकर आया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तो। सुनील के लिए धर्म संकट आ गया। माँ को देखे या फिर उस बीवी की चिंता करे जिसने एक छोटी सी मुराद को हमेशा के लिए अधूरा कर रखा था। आखिरकार मैं हॉस्पिटल में बेड पर अकेली पड़ी रह गई और सारे लोग चले गए। हाँ, एक काम सुनील ने ज़रूर किया। फ़ोन करके पापा को बता दिया कि मिली हॉस्पिटल में है, आकर मिल लीजिए। माँ पापा दौड़े दौड़े हॉस्पिटल आए। देखा मेरा बेसुरा शरीर पड़ा हुआ है और आसपास कोई भी नहीं था। उन्हें तो समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। फिर भी माँ ने इंतज़ार किया। पापा तो आग बबूला हुए जा रहे थे। माँ ने शांत किया। अगली सुबह मैंने सारी बातें बताईं। पापा ने बिना देर किए मेरे ससुराल से मेरी दोनों बेटियां स्वाति और सृष्टि को ले आए। कहीं कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं। माँ ने भैया को फ़ोन किया, कहा अबे जल्दी से चला आ, मिली मुसीबत में है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मैं अपने मायके चली आई। बता नहीं सकती क्या हालत थी उस दिन मेरी। पापा रास्ते पर रोते हुए आंसू पोंछते हुए आ रहे थे। माँ मुझे संभाले हुए थी। स्वाति और सृष्टि इतनी बड़ी जरूर हो चुकी थी कि अपनी माँ के आंसू और नाना नानी का दर्द को समझ सकें। अपने मायके में जैसे ही मैंने कदम रखा, भैया ने कहा जब तक मैं जिंदा हूँ मिली अब उस घर में दोबारा नहीं जाएगी। मुझे लगा भैया नहीं पापा बोल रहे हैं। जिस घर में मेरी बेटियों को इतने साल पेट भर खाना नसीब नहीं हुआ था, अपने ननिहाल में जब उन्होंने रसगुल्ला खाया तो छोटी वाली बिटिया सृष्टि ने कहा, वाह आज 2 मिठाई एक साथ खाने को मिलेंगे। सुनकर भैया भी रो पड़े। तकलीफ और दर्द जब बच्चों पर आ जाए तो जिंदगी अक्सर बेमानी सी लगने लगती है। यहाँ से मेरा संघर्ष शुरू हुआ। सुनील और मेरे ससुराल वालों ने मेरी या मेरी बच्चियों की कोई खोज खबर नहीं ली। पापा ने भी संपर्क नहीं रखा। इस बार पापा ने लोक लाज इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल तो किया, पर किसी को नुकसान या बदला लेने का कोई इरादा नहीं था। कहते हैं अब तुम खुद मजबूत बनो। अगर समय पर तुम्हारी बात मान ली होती, थोड़ा और पढ़ा दिया होता, नौकरी हो जाती तुम्हारी और शादी उस वक्त नहीं करता तो आज ये दिन ना देख रहा होता। बेटा मैं गुनहगार हूँ तुम्हारा, माफ़ कर दो। हाथ जोड़ लेते पापा और मैं ज़मीन में गड़ जाती। पापा और भैया ने मुझे बीएड करवाया और मैंने भी बहुत मेहनत की। स्वाति और सृष्टि को तो पढ़ा ही रही थी, बच्चों के लिए ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। भैया कहते पैसा कमाने के लिए नहीं, अपने कॉन्फिडेंस के लिए ये करो। इतना विश्वास लाओ खुद में कि कल कोई फिर से तुम्हें नर्क में ना धकेल सके। टीचर्स ट्रेनिंग भी कर लिया मैंने
और सरकारी टीचर भी लग गई। चूँकि ट्यूशन पढ़ाया करती ही थी, स्कूल के बाद इसे कंटिन्यू रखा। बेटियों का भी साथ मिला। माँ, पापा, भैया, भाभी ने भी एक पल के लिए भी अकेला न छोड़ा। इस तरह से 7 साल बीत गए। स्वाति ने बेहतरीन नंबरों से 10वीं की परीक्षा भी पास कर ली और षष्ठी 8वीं में आकर पढ़ने लगी। माँ पापा के चेहरे और दिल दोनों में थोड़ी थोड़ी मुस्कान वापस आने लगी थी। पर इस दौरान सुनील के कभी भी पलट कर खुद नहीं देखा। हाँ, ये ज़रूर था कि रिश्तेदारों के माध्यम से प्रेशर बनवाते पापा पर कि बेटी को कब तक बिठा कर रखोगे घर पर, भिजवाइए ससुराल। ऐसा कहीं होता है क्या? किस घर में झगड़े नहीं होते? सबको झगड़ा ही पता था या बताया जाता था कि असलियत केवल मुझे थी या मेरे मायके वालों को? स्वाति और षष्ठी ने भी बड़ी समझदारी दिखलाई। कभी भी न सुनील का नाम लिया और न ही चर्चा और अफसोस किया। कभी कभी मन के घाव ज़रूरत को छोटा बना देते हैं और बहुत कम उम्र में ही मेरी बेटियों ने सच्चाई स्वीकार करना जान लिया था। इतने सालों बाद अचानक व्हाट्सएप पर मैसेज देखकर सब याद आ गया। लगा आंखों के सामने सिनेमा चल रहा हो। मेरे बारे में उन लोगों के द्वारा फैलाया हुआ बात कि मुझे अभिमान है अपने मायके पर शायद जाने अनजाने सच ही हो गया था। इतवार का दिन था। माँ पापा मंदिर गए हुए थे। अपनी बच्चियों के साथ मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी। अचानक से दरवाजे पर दस्तक दी किसी ने। मैं नीचे आई तो देखा सुनील खड़े थे। बरसों बाद सुनील को देखकर समझ ही नहीं सकी कि क्या करूं। खामोशी से रास्ता देते हुए अंदर बुला लिया और एक मेहमान की तरह उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करने लगी। दोनों बेटियां छत पर ही थीं। बिल्कुल भी नहीं बदली तुम 7 बरस में, यहाँ तक कि आज भी मेरा ख्याल है तुम्हें। सुनील मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले। उनकी कई बात पर मैं मुस्कुरा भी नहीं सकी। बस सोचती रही कि किसी अपने के बदलने के बाद बाकी कुछ और बदलना भी कोई मायने रखता है क्या? एक सन्नाटा पसरा रहा। तब तक स्वाति और षष्ठी भी नीचे आ गईं। बरसों से पिता की कमी महसूस करती बेटियों की आंखों में जरूर एक मोह का दिया जलने लगा था। मिली, चलो घर वापस लौट चलो। तुम सबके लिए एक नया फ्लैट लिया है। इस महीने की पूर्णिमा को गृह प्रवेश करूँगा। मैसेज तो पढ़ ही लिया है तुमने, आखिरकार सुनील ने हिम्मत कर कहा। मुझे तो ताज्जुब हो रहा था कि इतने बरस हो गए पर ये इंसान आज भी नहीं बदला। कहता है गृह प्रवेश करूँगा, यह भी तो कह सकता था चलो मिलकर नए घर में प्रवेश करते हैं। सुनील मेरे जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इधर मैं और मेरी बच्चियां इस बात को दिखा रही थी कि जैसे कोई अनजान मेहमान घर में घुस आया हो। बच्चियों के सामने ही जाते हुए सुनील से आखिरकार मैंने कहा, केवल मेरे पति की बात है तो चलिए चलती हूँ आपके साथ, पर एक पिता के रूप में आपको स्वीकार करना अब संभव नहीं है। यहीं खड़ी हैं दोनों स्वाति और षष्ठी। अगर ये आपको माफ़ कर दें तो फिर चलते हैं हम सब। अचानक से देखा स्वाति और षष्ठी दरवाजे पर खड़ी हो गईं और सुनील को बाहर का रास्ता दिखला दिया। जैसे ही सुनील ने दहलीज पार की, मैंने जोर से दरवाज़ा लगाया। खटाक की आवाज़ हुई और मैंने अपनी दोनों बेटियों को गले से लगाया। ना जाने कितनी देर हम तीनों ही रोते रहे, लेकिन अब हम तीनों के मन में एक सुकून था।